प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स क्या होता है इसको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट्स नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए जैसे एक होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल N से। देखिए प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जितने भी काउंटेबल्स नंबर होते हैं जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये अंगुली है, तो अंगुली जब भी आप गिनना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं है कि पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा हम लोग काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। तो जितने भी काउंटेबल्स नंबर हैं वे सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरीके से। फिर अगला नंबर से हमारा पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याओं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये क्या चल रहा है, इसमें 2020 चल रहा है, सबको पता है। अगर आपसे कहा जाए कि इन संख्याओं की सहायता से आप 2020 लिख दीजिए, कभी लिख सकते हैं? इनकी सहायता से कभी 2020 नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं है। तो अगर हम लोग इसी में 0 को इंक्लूड कर दें, 0 को डाल दिया जाए, तो वे हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जिसको हम लोग होल नंबर्स के नाम से जानते हैं और हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड कर दिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। फिर होती हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्याओं को हम लोग डिनोट करते हैं Z से, R किसी किसी बुक में डिनोट किया गया है I से, तो हम लोग दोनों जान लेते हैं, चाहे Z लिखिए या I लिखिए। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 ये सभी संख्याएं इंक्लूड होती हैं। लेकिन इन पूर्णांक संख्याओं में फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब जैसे 5/3 1/2, मतलब दशमलव के नंबर 1.2 2.3, ठीक, ऐसे नंबर्स इसमें नहीं लिखे जाते हैं। इसमें केवल पूर्णांक ही पूर्णांक लिखा जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे आपका 0 है, तो इसके 0 के राइट साइड चलेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके इधर एंड सो ऑन। ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उसको जान लीजिए। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, देखिए जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक, उनको हम लोग डिनोट करते हैं I+ या Z+ से, उसके ऊपर केवल पॉजिटिव लगा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, केवल जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं उनको लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारी कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इसमें भी फ्रैक्शन पार्ट उपलब्ध है नहीं है, ये नहीं कि 1.2 2.3, ये सभी संख्याएं इसमें ये कंटेन नहीं करता है। ये केवल 1 2 3 4 5 इन सभी संख्याओं को कंटेन करेगा। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसको हम लोग I- से डिनोट करते हैं। इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें देखिए सभी कौन सी संख्याएं थी, धनात्मक संख्याएं थी, 1 2 3 4 ये। और जस्ट अगर आप ध्यान दीजिए तो जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वह किसके बराबर आ रही हैं, नेचुरल नंबर के बराबर आ रही हैं। तो ये आप इसको n भी कह सकते हो, ठीक है,
जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़, अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में -1, -2, -3 ये सब, इसमें भी फ्रैक्शन पार्ट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब डेसिमल के नंबर नहीं है, दशमलव के नंबर उपलब्ध नहीं होते हैं, ये दशमलव के नंबर को कंटेन नहीं करता है। तो ये सभी हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब लेकिन देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं थी इसमें जीरो भी था, लेकिन हम इन्हीं संख्याओं से धनात्मक संख्याएं लिए और इन्हीं संख्याओं से ऋणात्मक संख्याएं लिए, लेकिन इसमें जीरो आया, जीरो नहीं आया, न तो धनात्मक में आया न तो ऋणात्मक में आया। तो जो आपका जीरो नंबर होता है, ये जीरो एक कैसी संख्या होती है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होती है, एक उदासीन संख्या होती है, क्योंकि हम लोग इसके पहले ऐसे कहीं नहीं देखते हैं कि +0 कहीं लिखा हो, न तो ऐसा देखते हैं कि -0 कहीं लिखा हो। तो जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर, जीरो एक कैसी संख्या है, जीरो एक उदासीन संख्या होती है। ठीक है, इसलिए जीरो को न तो इसमें इंक्लूड किया गया है न तो इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आगे देखिए भाई, एक होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखिए बेटा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, x सच डैट x इक्वल टू p/q, x सच डैट x इक्वल टू p/q के फॉर्म का होती हैं। लेकिन जो p और q होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक इंटीजर्स होते हैं। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स p और q कहाँ से ली गई हैं, इस इंटीजर से लिए गए हैं ये। लेकिन देखिए, p और q इंटीजर से तो लिए गए हैं, तो इसका मतलब इसमें जीरो भी था, तो इसलिए यहाँ कंडीशन बता दिया गया कि q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। जैसे कोई संख्या अगर लिखी जाए 3/2, तो ये एक रेशनल नंबर है, -3/2 रेशनल नंबर है, 0/3 रेशनल नंबर है। लेकिन ये कहा जाए 3/0 ये रेशनल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में क्या है, जीरो है, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं की पहचान क्या होती है आप जानते होंगे। ठीक है, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है, हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में ये था परिमेय संख्याएं क्या हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें कि एक ऐसा नंबर हो जो कि क्या हो जाए, कट जाए, टर्मिनेट हो जाए। जैसे आपके पास यहाँ से पूछ करिए 1/2 है, 1/2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.5 आई। या तो कट जाए, दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, या तो ये कटे न लेकिन बार बार रिपीट कर जाए। जैसे 10/3, अगर 10/3 आपके पास है तो 0. ये 3 का 9 3.333 बार बार यही संख्या रिपीट करेंगे, 3333, चाहे जितनी बार आप काटेंगे 10/3 को। तो याद रखिए, परिमेय संख्याओं को पहचानेंगे कैसे, एक ऐसी संख्या होती है जो कि टर्मिनेट हो जाती है, कट जाती है, अगर नहीं कटती है तो बार बार वही जो डेसिमल के बाद के नंबर्स आएंगे बार बार वही रिपीट करेगी संख्या। ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन जो नंबर्स अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, बट वे रिपीटिंग होंगे। ठीक है, मीन्स वे नंबर्स बार बार रिपीट करते हैं, और अगर कट जाते हैं तब वे कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आइए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग Q' से डिनोट करते हैं। Q' क्या होता है, देखिए, जब अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या था, जो परिमेय संख्या नहीं है वही क्या है, अपरिमेय संख्या। मीन्स एक ऐसी संख्याएं जो कि क्या हों, कटे न, कटे न मतलब भाग दिया जाए वो कटे न, लेकिन वहाँ पे जो उसकी वैल्यू आती है वो रिपीट भी नहीं करती, न तो कटती है न तो रिपीट करती है, केवल बार 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 वही आगे की तरफ जाती जाती है, और हमेशा कैसी संख्याएं आती हैं, अलग संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक बार फिर से समझ लीजिए आप। अपरिमेय संख्या क्या है, ये कटती नहीं है, लेकिन इनके बीच जो नंबर्स होते हैं कटने के बाद जब नहीं कटेंगी तो जो नंबर्स आते हैं बार बार वे रिपीट नहीं करते हैं।
इन संख्याओं के नंबर रिपीट नहीं करते, लेकिन परिमेय संख्याओं के नंबर कटेगी नहीं तो रिपीट कर जाते हैं, वहाँ भी बताया गया 10/3। देखिए अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है, एक तो आपका पाई आता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पाई की वैल्यू ये कभी कटती नहीं है और न ही क्या करती है, रिपीट करती है। रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 ना, एंड सो ऑन। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इतने कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नंबर थे। हम सोचे कि आपको चैप्टर से पहले इन नंबर को थोड़ा सा रिकॉल करा दें, आपके मन में एक आइडिया डाल दें, आपके विचारों में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे, मीन्स रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। किन किन संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब q प्लस q डैश, प्लस का मतलब ये है कि मिला देना, ये मत सोचिएगा जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का क्या, एक कॉम्बिनेशन, एक समूह, उन सभी को आपस में मिला दीजिए, ठीक है। तो वही क्या है, वही वास्तविक संख्याएं होंगी, मीन्स रियल नंबर। और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। और जो रियल नंबर्स होते हैं वही नंबर लाइन पे डिनोट किए जाते हैं। संख्या रेखा पे जो संख्याएं लिखी जाती हैं वे सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और ध्यान दीजिए, जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी जाती हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर लिखी जाती हैं उसमें पूर्णांक भी होते हैं और कैसे होते हैं, डेसिमल के भी नंबर होते हैं, जो कि हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें पॉइंट वाले हैं, इसमें भी पॉइंट वाले हैं संख्या। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है, ये वास्तविक संख्याएं हमारी बनती हैं, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या समझ गए, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की सहायता से जो संख्याएं बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, मीन्स रियल नंबर कहते हैं। उसी को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आप क्लास 10 का चैप्टर है। ये सारी बातें तो हम लोग क्लास 9 में एक बार रिवाइज किए थे, हम सोचे कि आपको रिकॉल करा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो, पहली एक्सरसाइज के लिए हम लोग दो एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दोनों में अंतर है, आइए उस दोनों को समझते हैं कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब हम लोग, एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, और एक चीज पढ़ना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थोड़ा सा आप लोग बात को समझिए कि ये लेमा क्या होता है, मीन्स प्रमेय क्या होता है, और एल्गोरिथम क्या होता है। आइए इसको हम बहुत से सिंपल वर्डों में आपको समझा देते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो प्रमेय क्या है और एल्गोरिथम है, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए जो हमारा लेमा होता है, मीन्स जो हमारी प्रमेयिका होती है, यह एक किसी साबित कथन से दूसरे साबित कथन को प्रूफ करना ही हमारी क्या है, प्रमेयिका है। ध्यान से फिर से समझिए, किसी साबित कथन से दूसरे कथन को प्रूफ करना ही क्या है, वही हमारा लेमा होता है। एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य होता है वह पूरब से निकलता है। आपको कथन क्या दिया गया, सिद्ध कथन है कि सूर्य पूरब से निकलता है। अब हम अगर दिखा दें कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रमेय क्या है, ये हमारा लेमा है ना। भाई जानते सब लोग हैं सूर्य किधर निकलता है, पूरब की तरफ निकलता है, ये एक गिवन कथन हो गया, गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। तो सब लोग जानते हैं क्या
कि पृथ्वी हमारी घूमती है, जैसे सूर्य यहाँ है, ठीक है। अब सूर्य यहाँ है, जब हमारी पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये पश्चिम की साइड जाकर क्या हो जाएगा, अस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये हमारी प्रमेय क्या हुई। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी कथन या किसी भी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग जो चरणबद्ध तरीके से चलते हैं, स्टेप वाइज स्टेप, ये काम ये करना है, जो स्टेप वाइज स्टेप करते जाते हैं वही हमारा होता है एल्गोरिथम, ठीक है। लेमा क्या था, लेमा आपको बताया किसी एक साबित कथन से दूसरे कथन को प्रूफ करना ही क्या है, प्रमेय क्या है। लेकिन यहाँ किसी कथन को जो साबित करना है, उस साबित कथन को स्टेप वाइज स्टेप तरीके से करना ही हमारा क्या है, वही एल्गोरिथम कहा जाता है। जैसे भाई एक इंटरेस्टेड चीज़ आपको बता दें, जैसे आपको कहा जाए कि आप आलू और टमाटर की सब्जी बनाइए, स्टेटमेंट क्या दिया गया, आलू टमाटर की सब्जी को बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, उसको स्टेप वाइज स्टेप करने का। आप जाएंगे, अगर घर में आपके नहीं है आलू तो मार्केट से लेंगे, पहला काम, उसको लाएंगे घर पे, फिर उसको क्या करेंगे, छीलेंगे, फिर काटेंगे, ठीक है, टमाटर काटेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको धुलेंगे, धुलने के बाद क्या किया जाएगा, आप गैस रहेगा, फिर जिसमें बनाना है कढ़ाई में उसको लेंगे, ठीक है, गैस को जलाएंगे, कढ़ाई को उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और फिर उसमें ऑयल वेल डालकर उसको गर्म करके फिर डाला जाएगा, फिर आपका तैयार होगा, नमक वमक डाल के तैयार कर देंगे, सब्जी आपकी बन गई आलू टमाटर की, टमाटर डालकर, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप एक के बाद एक जो करते आए हैं, वही हमारी क्या है, एल्गोरिथम है, वही हमारी प्रमेय क्या होती है, वो हमारा एल्गोरिथम होता है। और प्रमेय क्या थी, प्रमेय क्या ये है, किसी एक साबित कथन से दूसरे कथन को प्रूव करना ही वह क्या है, प्रमेय क्या है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ लिए। चलिए अब देखिए, अब दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम लोग प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमेय क्या कहता है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, 2 से। भागफल कितना गया, 3 गया, यहाँ कितना आया 6, यहाँ कितना बचा 1 बचा। तो सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, बहुत पहले से हम लोग छोटी कक्षाओं में जानते हैं, ये आपका भाज्य होता है, ये क्या होता है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। बात को ध्यान से समझिए, ये क्या है, शेषफल है। अब देखिए किससे डिवाइड किया गया, भाजक क्या था, 2 था, भाज्य क्या था, 7 था। तो क्या हम 7 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये इंटू, और इसको इसमें लाकर ऐड करते हैं, तो कितना हुआ 2 × 3 + 1, ठीक है। 7 क्या है, 7 के स्थान पे 7 रखिए, ये भाज्य है, ठीक है। 2 क्या है, 2 आपका भाजक है, भाजक हो गया, गुणे 3 क्या है, ये भागफल है, इसको भागफल लिख दीजिए, ठीक है, ये भागफल हुआ। आगे धन 1 क्या है, शेषफल है। तो एक चीज़ तो ये हमको पता होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो शेषफल आता है, ये शेषफल हमेशा जो भाजक होता है, इस भाजक से क्या आता है, हमेशा कम आता है। और क्या आ सकता है, और 0 आ सकता है, मतलब 0 से ज़्यादा और इस भाजक से कम। मीन्स ये जो शेषफल है आपका, रिमाइंडर्स जो आर्ध है, ठीक है, इसको कह देते हैं लेस देन किससे, ये 2 मतलब किससे, भाजक से। लेकिन ग्रेटर आर इक्वल टू किससे हो सकता है, 0 से। 0 भी आ सकता है, अगर यहाँ 6 होता तो ये कट जाता तब 0 आता, लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल क्या आता है, कम आता है। तो ये कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिए थे, इसके थ्रू आपको समझाएं,
ठीक है। अब देखिए बगल में हम इसी चीज़ को दिखाते हैं आपको कि जैसे हमारे पास अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं प्रमेयिका को, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हमारे पास ये है, सपोज करिए एक नंबर कोई ए है, इस नंबर ए में हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर बी से भाग देते हैं, तो यहाँ भागफल क्यू जाता है। यहाँ कोई नंबर सा आएगा, सपोज करिए एक्स आए, एक्स में से हम इसको घटाते हैं तो क्या बचा, आर बचा। शेष वही कंडीशन है, सेम यही जो ये चीज़ है। तो यहाँ बी का काम कितना किया, 2 किया, ए का काम 7 किया, 3 का काम क्यू किया, शेषफल 1 का काम आर किया। सेम वही कंडीशन अपनाएंगे कि ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक बी क्यू, इसका इसमें गुणा, ठीक है, और इसको इसमें ऐड, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब जो आर है, आर हो क्या सकता है, आर को बताइए कि भाजक से हमेशा कम होगा, तो आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आर की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि जो ये भाजक है इस भाजक से हमेशा कम और या तो 0 आएगा या तो 0 से अधिक आएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास कोई नंबर से 3 से अगर आप किसी में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा ना। ये नहीं है कि भाग किससे दिए, 3 से दिए तो शेषफल 4 बचे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। या तो 0 आएगा या तो 1 या तो 2, ठीक। 4 से भाग देने पर 0 1 2 3 शेषफल बचेगा। जब 4 से आप भाग देंगे 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3। 5 से भाग देंगे 0 1 2 3 4, 5 से भाग देने पर 0 1 2 3 4, इतने शेषफल बचेंगे, ठीक है। तो शेषफल जान गए, हमेशा भाजक से कम बचता है, या तो 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका पे, ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम में से कैसे एचसीएफ को फाइंड किया जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग एचसीएफ को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिए हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि विषम पूर्णांक है जो कि 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। दर्शाइए कि किसी की एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले आप एक पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है। सलूशन क्या करेंगे, इसका हल कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि क्या माना ए कोई पूर्णांक है, ए कोई क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ए कोई पूर्णांक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप का लाना है ना। इस टाइप का लाने के लिए मीन्स यहाँ जो 4 दिख रहा है, ये 4 ही आपका क्या है, भाजक है, ठीक है। तो इस धनात्मक पूर्णांक में अगर ए से, ए में हम लोग किससे डिवाइड करें, 4 से, तो भागफल कितना जाएगा, q, शेषफल कितना बचेगा, r, ठीक है। इसको लिखा क्या जा सकता है कि a बराबर 4q प्लस r। अब ध्यान दीजिएगा भाजक क्या है, 4 है। हम बताए थे शेषफल हमेशा इस भाजक से कम होगा, मीन्स यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r इज ऑलवेज लेस देन 4 और ग्रेटर आर इक्वल टू किसकी, 0 की। या आप ये लिखिए, या r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती, 4 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो चलिए केसेस लेते हैं। पहला केस फर्स्ट देखिए, स्थिति पहले हमारी, जब कोर्टों में भाई 1-2 केस नहीं सॉल्व हो पाते हैं, सालों बीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग 4 केस सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और वो भी इसी वीडियो में, ठीक। भाई केस बहुत बड़ी बात होती है ना, तो केस तो हम लोग
लड़ते रह जाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, 50 साल बीत जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं, लेकिन आज हम लोग 4 केस सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए जब r बराबर क्या हो, 0 हो, अगर भाई r बराबर 0 तो a बराबर 4q, r का मान 0 तो a बराबर 4q। ये भाई 4q कैसा नंबर है, क्या 4q को हम लोग 2 गुणे 2q लिख सकते हैं? क्योंकि 2 में अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो गया, वह 2 का मल्टीपल हो गया, तो कैसी संख्या है, वह एक सम संख्या है। ये कैसा होगा, सम। तो सम वाले से आपसे मतलब है? नहीं भाई, हमसे सम से कोई मतलब नहीं, हमको ज़रूरत किसकी है, विषम की। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी बिरादरी में नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो इनको बाहर कर दीजिए, इस सम की आवश्यकता नहीं है। चलिए केस सेकेंड, केस सेकेंड, जब r बराबर कितना हो, 1। अगर r बराबर 1 तो a बराबर क्या लिख सकते हो, 4q प्लस 1। तो r के स्थान पे कितना, 1, तो 4q प्लस 1। ये भाई जब 4q एक कैसी संख्या थी, एक सम संख्या यहाँ निकाले, तो उसमें किसी भी सम संख्या में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, विषम संख्या। तो ये क्या है, एक विषम आया। तो पहला तो हम लोग लिख दिए, क्या, एक मिल गया आपको कि पूर्णांक को किसके रूप में लिख दिया गया, 4q प्लस 1 के रूप में लिख दिया गया। कब, ये कब लिखा जा सकता है, जब r की वैल्यू आपकी कितनी होगी, शेषफल 1 बचेगा। ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, जब r बराबर 2 तो a बराबर 4q प्लस 2। ये भाई 4q हमेशा आप जान रहे हो स्टार्टिंग वाले में ही, केस फर्स्ट में ही मिल गया है हमको, कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 जोड़ोगे तब भी क्या आएगी, सम। भाई 4 धन 2 6, 6 धन 2 8, कैसी संख्या आ रही, सम संख्याएं आ रही हैं। तो ये सम है, तो ये भी आपकी बिरादरी में लाई नहीं करेंगे, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको भी निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि हमको विषम से मतलब है, विषम पूर्णांक से। तो एक ही विषम मिला है। केस 4 देखिए, केस 4, ठीक है। चौथी केस क्या है भाई, जब r बराबर 3 हो, r बराबर 3 तो a बराबर क्या लिख सकते हो, a बराबर 4q प्लस 3। ये एक कैसी संख्या मिली, ये एक विषम संख्या मिली। ठीक है, कौन सी संख्या आई, ये एक विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 4q एक सम संख्या है, सम में जब भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 4 धन 3 7, 8 धन 3 11, तो कैसी संख्याएं आ रही हैं, हमेशा सम में 3 जोड़ने पर विषम संख्याएं मिलेंगी, तो ये विषम है। तो देखिए विषम पूर्णांक के रूप में हम लोग क्या किए, डिनोट कर दिए। एक आपको मिला 4q प्लस 1 और एक मिला 4q प्लस 3, 2 और मिले, लेकिन वो सम के रूप में मिले, तो सम से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें कहा क्या, एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि किस रूप का होना चाहिए, विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो जो दिया गया कथन था, एक धनात्मक पूर्णांक ये दिया गया था, दिखाना किसके रूप में था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में। तो एक साबित कथन से दूसरे साबित कथन की तरफ हम लोग गए और उसको दिखाएं। तो यही हमारा यूक्लिड लेमा है। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन, उससे एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, राइट डाउन। देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, जिसको हम लोग मैथ से जानते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैथ है, मैथ से हम लोग इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप तरीके से चलना है, यही है एल्गोरिथम हमारा। ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास सपोज करिए यहाँ क्या था, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 18 है, पहले चलिए पहले हम लोग 16 मान लेते हैं। चलिए 16 है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 दूनी 16 कट गया। ठीक है, अगर कट गया तो यही 8 क्या हो गया, 16, 8 और 16 का मैस है, क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक, लेकिन अब देखिए सपोज करिए आपके पास नंबर्स कितने हैं, 18 और 8 है। ठीक, अब 8 दूनी 16, अब कितना शेष बचा, 2 बचा घटाने की बात। लेकिन ध्यान दो, क्या इस कंडीशन में 8 आपका एचसीएफ होगा, मैस होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको काटा तो 2 अब किसको काटेगा, इसको काटेगा, मीन्स अब ऐसे करेंगे,
और ये 8 और यहाँ 4, ये 2 चौक 8, ठीक है, ये कट गया, अब 0। इसका मतलब अब 2 आ गया, इसका मतलब ये जो 2 है वह 8 और 18 के लिए किसका काम करेगा, मैसे का काम करेगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखेंगे, इसको आइए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। इस दोनों नंबर में ए इज ग्रेटर देन बी है, ए का मान बी के मान से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी से इसको काटेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ए है, ए को बी से हम लोग काट रहे हैं, ठीक। तो यहाँ भागफल गया, ये यहाँ कुछ आया मान लो नंबर, और घटाने के बाद सपोज करिए शेषफल आर बचा, ठीक है, शेषफल आर बच गया। यहाँ कोई चीज़ आ गया भागफल देने के बाद आर, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी बताया गया था, जहाँ आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन बी लेकिन ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दो, जैसे सपोज करिए आप अगर यहाँ भाग दिए, भाग देने के बाद अगर यहाँ हमारी केस एराइज हो जाती, ठीक है, अगर हमारी केस एराइज हो जाती तो क्या होता, अगर r बराबर 0, यदि कितना हो जाता, यदि r बराबर 0 हो जाता, तो ध्यान दीजिए, यदि r बराबर 0 हो जाता तो a बराबर कितना मिल जाता, बी क्यू। कहने का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ रिमाइंडर क्या है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो देखिए ये जो था जिससे भाग दिए थे वही इसका SCF हो गया था। SCF इस कंडीशन में कितना था, 8। तो यदि r बराबर 0, अगर r 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में जो मैस होगा तो ए व बी का SCF कितना हो जाएगा, SCF आपका b है, तब SCF क्या लिख देते, SCF b है, तब b हो जाता। लेकिन अगर उस दूसरे कंडीशन को देखिए, ये वाली कंडीशन को, तो इसमें शेषफल 0 नहीं आया है। अगर शेषफल 0 नहीं आया है तब क्या होता, केस सेकंड, ये पहला हो गया। केस सेकंड क्या है, यदि मान लो कि r नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। भाई देखिए, जब r 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ किया क्या गया, जो ये भागफल था, इस भागफल में शेषफल से क्या किया गया, भाग दिया गया। तो इसमें शेषफल से भाग दिया गया, तो अब देखिए अब क्या है, ये मतलब 2 गुणे 4, 8 बराबर लिखेंगे। 8 बराबर मतलब यहाँ 8 का काम कौन कर रहा है, यहाँ 8 का काम आपका बी कर रहा है, जिससे आप भाग दिए हो, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, 8 बराबर यहाँ हम क्या लिखते, 8 बराबर 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, ऐसी कंडीशन आती ना। मीन्स अगर फिर ना 0 आया होता तो फिर कोई एक हम लोग क्या लिखते, फिर एक कोई यहाँ पे नंबर लिखते, नंबर मतलब फिर कोई शेषफल लिखते, ठीक। तो यहाँ देखिए, अगर r नॉट इक्वल टू 0, ये r अगर 0 नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस b बराबर क्या लिखेंगे, जैसे वहाँ 8 इक्वल टू लिखते तो यहाँ b बराबर क्या लिखेंगे। अब यहाँ जैसे b है तो ऐसे अब यहाँ r से हम किस में भाग देते, b से भाग देते। अब इस r से इसमें b में भाग देते, फिर भागफल आपका सपोज करिए यहाँ q1 जाता है, ठीक है। तो r b बराबर क्या लिखते, r q1 प्लस, अब शेषफल फिर कुछ बचता, शेषफल फिर कुछ बचता, मान लीजिए अब r1 बचता है, मान लीजिए अब शेषफल कितना बचता, r1। अब शेषफल r1 बचता, मीन्स इस कंडीशन जैसे वहाँ 0 बच गया तो यहाँ शेषफल r1 बचता, तब ये क्या हो जाता, a बराबर r q1 प्लस r1 के रूप का, ठीक है। लेकिन अगर यही अब r1 0 हो जाए, ध्यान दीजिए, फिर अगर ये r1 0 हो जाए तो जो ये r है, जैसे यहाँ क्या है 2 है, 2 ये इसका SCF हो गया, तो अगर ये r1 0 हो गया तो ये r आपका क्या हो जाएगा, ये r आपका SCF हो जाएगा, ठीक। कंडीशन क्या होगा, जब r1 बराबर 0, अगर इस केस में r1 0 हो गया तो r क्या है, r a व b का SCF है, SCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस केस में r क्या होगा, a व b का SCF होगा। अब सपोज करिए ये जो बचा था, यहाँ देखिए
ये जो बचा था, जैसे यहाँ शेषफल कितना आया था, R1 आया था। अगर ये R1 फिर 0 ना होता, अब क्या करते, फिर यहाँ R ले आते, R1 से R में भाग देते, फिर भागफल कुछ जाता, फिर शेषफल कुछ बचता। मीन्स ये प्रोसेस बार बार आपको रिपीट करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए कब तक रिपीट करना है, जब तक हमको ये वैल्यू 0 ना हो जाए, मीन्स शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे शेषफल 0 होगा वैसे ही यहाँ वाला जो भागफल होगा जिससे आप क्या कर रहे हो, भाजक होगा जिससे आप भाग दे रहे थे, वही आपका क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यही एचसीएफ का काम करेगा, कौन सा, जो भाजक होगा। ठीक है, भाजक ही एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ ए व बी का एचसीएफ, बी क्या है, बी क्या था, भाजक था जिससे हम भाग दे रहे थे, लेकिन किस केस में हुआ, जब शेषफल 0 आया। ठीक है, अब इसी कंडीशन को बार बार आप रिपीट करते जाइए, और कब तक रिपीट करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं कि एचसीएफ कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लिए हैं 135 मीन्स 135 व 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करूं। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मीन्स स्टेप वाइज स्टेप करते हुए करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। आप इस पे बेस्ड चाहे जितने क्वेश्चन होंगे सब लगा डालेंगे। ठीक है, लेकिन केयरफुली होकर देखिए, स्टेप वाइज स्टेप करना क्या है। सबसे पहले आप 135 और 225 को सिलेक्ट करिए। आपके पास दो नंबर्स हैं, 135 और कौन सा 225। इसमें कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, 225 बड़ा है, ये लेस है। 135 225 से बड़ा है। पहला काम ये करेंगे, छोटा बड़ा पहचानेंगे। इसके बाद छोटे वाले से बड़े वाले को काटोगे। ठीक है, तो 225 अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना 135। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको भाई, दूना ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक बार गया। तो ये कितना हुआ 135, ये कितना आया 0, ये कितना, ये आया आपके पास 12, 12 में से 3, ये कितना हो गया 9। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 90 हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्या शेषफल 0 मिला, शेषफल 0 नहीं आया। अभी पिछला जो स्टेप बताए थे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया है तो क्या ये उसका मैसे होगा, कभी नहीं होगा उसका मैसे। कब होगा, जब ये क्या होगा 0 हो जाएगा शेषफल। चलिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे 225 बराबर, अब यही सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, एक स्टेप करने के बाद इतना काम आप कर लो। 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो पुनः फिर आगे चलो। अब देखिए आगे फिर चलेंगे। अब 90 से किसको काटोगे, इसके भागफल को काटोगे। ठीक है, ये कितना है 135, इसके भागफल को काटिए आप, इसके भागफल को काटोगे तो क्या आएगा, अब 90 दूना 180, फिर ज़्यादा हो गया, 90 क्या 90 ले जाओ। ठीक है, ये 5, ठीक है, ये कितना बचा, ये 5 हुआ, ये कितना 9 4 13। ठीक है, ये कितना आ गया 45। ठीक है, क्या अभी शेषफल 0 आया, फिर शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, फिर ये शेषफल अभी 0 आपका नहीं आया है। अगर शेषफल फिर 0 नहीं हुआ तो क्या 90 इसका एचसीएफ हुआ, अभी नहीं हुआ। अब क्या लिखोगे, अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, अब 135 बराबर, पुनः 135 बराबर क्या लिखोगे 90 गुणे 1 धन 45। ठीक, फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, पुनः फिर आगे चलो। ठीक है, फिर आगे चलिए, फिर देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ 90 में भाग दो 45, 45 दूना 90 कट गया,
शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब यही 45 आपका क्या हुआ, 45 यही HCF हो गया, आपका काम यहाँ बन गया। अब क्या लिखोगे पुनः, अब ये ऊपर वाला पार्ट भूल जाइए, अब 90 बराबर क्या लिखो, 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ क्या लिखोगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 शेषफल। यहाँ क्या लिखेंगे, शेषफल, शेषफल क्या आ गया, 0 है। ठीक है, ये शेषफल 0 है, इसलिए HCF कितना है, HCF किसके बराबर होता है, जो भाजक होता है लास्ट में, जिससे भाग दिया जा रहा था, भाग किससे दिया जा रहा था, 45 से, मीन्स यहाँ भाजक क्या है, 45 है, मीन्स इस कंडीशन में ये क्या है, HCF 45 है। ठीक है, मीन्स 135 और 225 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, मैथ से निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो वह कितना आता है, 45 आता है। ठीक है बेटा, यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी तरीके से कोई भी नंबर्स दिया रहे, सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा बड़ा पहचानोगे, छोटे से बड़े को काटोगे। कब तक काटोगे, जब तक वह 0 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 होगा तो लास्ट में जो भाजक था वही भाजक आपका क्या होता है, HCF होता है। तो बगल में ये प्रोसेस करिएगा, एक एक स्टेप जैसे हम करते हुए आए, बगल में ये करते आइएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप जैसा हो जाएगा, ये जान लीजिए। जरा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन उठा के आप कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।